उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही थीं, जो सिएरा नेवादा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच गहराई में स्थित था और अमेरिकी सेना द्वारा विशेष बलों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता था। यह अड्डा एक अलग बंदरा अकॉर्ड केंद्र पूछ एक अकॉर्ड केंद्र के उन हालत था दुनिया थी जहां इंसानों को तर्क और सहन शक्ति के बल पर जीना सीखना पड़ता था। किसी को भी कमजोर होने की इजाजत नहीं थी, किसी भी तरह के अंतर के लिए कोई जगह नहीं थी। यहां हर कोई मानता था कि वे सबसे मजबूत, सबसे श्रेष्ठ हैं, और केवल वही स्वीकार किए जाते थे जो उनके साथ तालमेल बिठा सकते थे। फरवरी की एक सुबह जब दौड़ने वाले रास्ते पर बर्फ पिघल रही थी, एक एशियाई मूल का व्यक्ति शिविर के गेट पर दिखाई दिया। उसका नाम विक्रम सिंह राठौर था, जो दोनों देशों के बीच सामरिक प्रशिक्षण सहयोग कार्यक्रम के तहत भारतीय रक्षा बलों का प्रतिनिधि था। गेट से अंदर कदम रखते ही वह संदेह भरी नजरों का केंद्र बन गया। विक्रम 30 साल से थोड़ा अधिक उम्र का था। उसका शरीर सुगठित था, चेहरा शांत था, और वह स्पष्ट भारतीय लहजे में अंग्रेजी बोलता था। वह अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति की शांति लेकर आया था जिसने कई चुनौतियों का सामना किया हो, लेकिन इस माहौल में शांति को एक सकारात्मक गुण नहीं माना जाता था। टीम में मौजूद अमेरिकी इसे कमजोरी का संकेत मानते थे। वे उसे नहीं समझते थे और न ही समझने की कोशिश करते थे। वे बस इतना देखते थे कि अमेरिकी विशेष बलों के प्रशिक्षण क्षेत्र में एक छोटा विदेशी था, जहां हर व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसे कि दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। वे विक्रम को ऐसे देखते थे जैसे किसी गलत जगह पर रखी गई कोई अजीब वस्तु हो। उस उदासीनता के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। ये हर नज़र में हानिरहित लगने वाले चुटकुलों में और दूर से किए गए औपचारिक सिर हिलाने में स्पष्ट था। जिस इकाई में विक्रम को सौंपा गया था, उसकी प्रभारी अमांडा कोल थीं, जो आयरन कमांडर के उपनाम से प्रसिद्ध एक महिला अधिकारी थीं। वह एक सच्ची टेक्सन थीं, मध्य पूर्व में लड़ चुकी थीं और उन्हें एक आधुनिक, बुद्धिमान, कठोर, आत्मनिर्भर महिला का प्रतीक माना जाता था, जो अपने व्यक्तिगत अधिकार से पुरुषों की पूरी टीम को नियंत्रित कर सकती थी। अमांडा का मानना था कि सेना में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। उसने यह कहा नहीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे अपनी टीम में एक दूर देश से आए एक छोटे कद के एशियाई सैनिक के शामिल होने का विचार पसंद नहीं था। वह उसे एक वास्तविक सैनिक के बजाय एक राजनीतिक योजना का हिस्सा मानती थी। पहली बैठक में जब उसने विक्रम का टीम से परिचय कराया, तो उसने बस संक्षेप में कहा, यह भारत से आए मेहमान अधिकारी हैं जो सीखने के लिए 3 महीने यहां रहेंगे। फिर वह बैठक जारी रखने के लिए मुड़ गई, जैसे कि वह वहां मौजूद ही न हो। टीम के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, धीरे से हंसे और कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। किसी ने भी खुले तौर पर कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन हर व्यंग्यात्मक सवाल में तिरस्कार स्पष्ट था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी असली बंदूक छुई है, क्या वह आधुनिक युद्ध उपकरणों को चलाना जानता है, या क्या वे अपने देश में पुरानी फिल्मों की तरह लकड़ी के हथियारों से प्रशिक्षण लेते हैं। विक्रम मुस्कुराया और बिना जवाब दिए सुनता रहा। ऐसे माहौल में जहां शब्द अक्सर अपनी स्थिति को साबित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उसकी चुप्पी ने उन्हें असहज कर दिया। उन्होंने सोचा कि वह डर के मारे चुप है, क्योंकि वह नहीं जानता कि क्या कहना है। वे नहीं जानते थे कि वह सब कुछ समझता है, बस बहस नहीं करना चाहता। भारत में उसने एक सामरिक इंजीनियरिंग इकाई की कमान संभाली थी, कठोर परिस्थितियों में आपातकालीन स्थितियों को संभाला था, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी। इस दुनिया में वह एक बाहरी व्यक्ति था। 1 सप्ताह बीत गया, विक्रम ने अपनी दिनचर्या बनाए रखी। वह हर चीज को सावधानीपूर्वक नोट करता, समूहों के समन्वय के तरीके को देखता
और बिना ज्यादा बोले दूसरों को उपकरण जांचने में चुपचाप मदद करता। अमांडा दूर से देखती रही। उसे डांटने के लिए कोई स्पष्ट गलती नहीं मिली, लेकिन उसके मन में एक असहज भावना बनी रही। उसके लिए एक चुप सैनिक एक पहेली थी, और पहेली का मतलब खतरा था। अमांडा सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। उसने कई आत्मविश्वासी लोगों को छोटी गलतियों के कारण टूटते देखा था, और वह अपनी टीम के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसने इराक में कुछ सेकंड की देरी से मिले एक आदेश के कारण अपने 2 साथियों को खो दिया था। वह उस याद के साथ जीती थी जैसे एक घाव जो कभी नहीं भरता। विक्रम के आने से उसे असंतुलित महसूस हुआ, जैसे कि उसकी बनाई हुई अनुशासन और डर की दुनिया में कुछ अनियोजित घुस आया हो। दिन ब दिन टीम में तनाव बढ़ता गया। करने से बचते थे, उसे केवल सहायक कार्य सौंपते थे, जैसे दस्तावेज ले जाना, गोदाम की जांच करना या दूर से स्थिति की निगरानी करना। शूटिंग अभ्यास के दौरान जब उसकी बारी आती तो वे बिना किसी टिप्पणी के देखते रहते। हर बारी के बाद कोई ताली नहीं बजाता या कोई टिप्पणी नहीं करता। अमांडा ठंडी बनी रही, कभी कभी सिर हिला देती। विक्रम अपनी स्थिति को अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसे अपनी बाहरी शक्ल से आंके जाने की आदत थी। अपने देश में उसे कम बोलने के कारण पर्याप्त मजबूत नहीं माना जाता था। अमेरिका में उसे पर्याप्त अमेरिकी नहीं माना जाता था, क्योंकि वह शोर नहीं मचाता था। दोनों दुनियाओं में वह खो गया था, लेकिन उसने खुद को नहीं खोया। एक सप्ताहांत की दोपहर जब सब लोग कॉमन रूम में इकट्ठा हुए, तो बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि आगामी सामरिक परीक्षण के लिए किसे चुना जाएगा। यह एक हेलीकॉप्टर द्वारा बर्फीले पहाड़ों में घुसपैठ का एक यथार्थवादी अनुकरण था। हर कोई उत्साहित था। अमांडा ने एक एक करके नामों की सूची बनाई और अंत में विक्रम पर रुक गई। वह झिझकी और फिर बोली, तुम साथ चलोगे, लेकिन केवल देखने के लिए, मिशन में हस्तक्षेप नहीं करोगे। पूरा कमरा 1 सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर छोटी छोटी हंसी की आवाजें गूंज उठीं। विक्रम ने बस सिर हिला दिया। वह जानता था कि यह केवल एक प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि उसके अस्तित्व की परीक्षा थी। अगर वह असफल रहा तो वह हमेशा एक बाहरी व्यक्ति बना रहेगा। अगर वह सफल हुआ तो भी शायद कोई उसे स्वीकार न करे, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके लिए सम्मान प्रशंसा में नहीं, बल्कि जो करना आवश्यक है उसे सही ढंग से करने में निहित था। उस रात अड्डा पीली रोशनी में डूबा हुआ था। अमांडा अपने कार्यालय में अकेली बैठी विक्रम की फाइल देख रही थी। बुनियादी जानकारी: गृहनगर, नई दिल्ली, सैन्य इंजीनियरिंग में स्नातक, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियानों में सहायता में भाग लिया, विमानन उपकरणों की मरम्मत का अनुभव। सब कुछ सामान्य था, कुछ भी विशेष नहीं, लेकिन कुछ भी संदिग्ध भी नहीं। उसने फाइल बंद की और कुर्सी पर पीछे झुक गई। उसके दिमाग में उस चुप एशियाई व्यक्ति की छवि उभरी, जो सैनिकों की कतार के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में न तो डर था और न ही अहंकार। वह इस आदमी को समझ नहीं पा रही थी, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। इस बीच विक्रम प्रशिक्षण मेहमानों के लिए बने छोटे से कमरे में बैठा था। उसने अपनी नोटबुक खोली और कुछ छोटी पंक्तियां लिखीं। बाहर की हवा दरवाजे की दरार से अंदर आ रही थी, जिसमें दूर से प्रशिक्षण की सीटी की आवाज आ रही थी। उसे अपने घर की याद आई, सुबह की सड़क किनारे की कॉफी की महक, दिल्ली की मोटरसाइकिलों का शोर। यहाँ सब कुछ मिनट दर मिनट नियमों के अनुसार प्रोग्राम किया गया था। उसने खुद से कहा कि उसे आगे सीटी उन्तुरांतोराजी अनुकूलन करना होगा, किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि यही एकमात्र तरीका था उन्हें समझने का। वे लोग जो मानते थे कि केवल ताकत ही मूल्य लाती है। वह जानता था कि इस जगह पर जीवित रहने के लिए उसे तब तक चुप रहना होगा जब तक सही समय नहीं है आ जाए।
और उसे विश्वास था कि वह समय आएगा। अगली सुबह जब पूरी टीम मैदान में इकट्ठा हुई तो अमांडा ने सामरिक परीक्षण की विस्तृत योजना की घोषणा की। सब लोग उत्सुक थे। जूतों की आवाज सीमेंट के फर्श पर जोर से पड़ रही थी। विक्रम कतार के अंत में खड़ा था, चुपचाप सुन रहा था, कुछ भी नोट नहीं कर रहा था, लेकिन हर विवरण उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो रहा था। अमांडा ने दृढ़ता से बात की। उसकी तेज नजरें बिना रुके उस पर से गुजरीं। वह अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन शायद वह नहीं जानती थी कि वही क्षण घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत थी जो पूरी टीम और खुद उसके सभी पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से बदल देगी। इस अड्डे पर जहां लोग मानते थे कि केवल मजबूत ही जीवित रहते हैं, एक चुप भारतीय उन सभी को ताकत शब्द का असली अर्थ सिखाने वाला था। उस विशेष बल की टीम में हर कोई अमांडा को एक मानक मानता था। उसे आधुनिक अमेरिकी सेना की भावना का प्रतीक माना जाता था। सोचने की हिम्मत, करने की हिम्मत, किसी भी गलती के लिए कोई नरमी नहीं। उसकी कमान के तहत सब कुछ लगभग पूर्ण सटीकता के साथ आयोजित किया जाता था। इस टीम में हर कोई उससे न केवल उसकी युद्ध उपलब्धियों के कारण डरता था, बल्कि उसकी इस्पाती इच्छा शक्ति के कारण भी। उनमें से किसी ने भी अमांडा को कभी हिचकिचाते या नरम पड़ते नहीं देखा था, और न ही किसी ने उसे खुद के अलावा किसी पर भरोसा करते देखा था। उसकी दुनिया में सब कुछ स्पष्ट रूप से वर्गीकृत था। मजबूत और कमजोर, अनुशासन और अराजकता, जीत और हार। बीच में जो कुछ भी था उसका कोई मूल्य नहीं था। विक्रम के आने से सब कुछ उलझ गया। शुरू में अमांडा ने सोचा कि कुछ ही दिनों में भारत से आया सैनिक खुद को अलग थलग महसूस करेगा और पीछे हट जाएगा, लेकिन वह वहीं रहा। हर दिन सही समय पर आता, सही काम करता, न कोई शिकायत करता और न ही प्रभावित करने की कोशिश करता। जो चीज उसे परेशान करती थी वह उसकी गलतियां नहीं थीं, बल्कि यह तथ्य था कि उसने कोई गलती नहीं की थी। वह उसे टीम से बाहर निकालने का कोई कारण खोजना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई आधार नहीं था। इस भावना ने उसे चुनौती दी। एक व्यक्ति जिस पर वह बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी, जिसे वह बिल्कुल महत्व नहीं देती थी, उसने कोई गलती नहीं की। इससे उसका नियंत्रण हिल गया। एक आंतरिक बैठक में उसने कुछ लोगों को शिकायत करते सुना कि विक्रम बहुत चुप रहता है, घुलता मिलता नहीं है। कुछ ने हंसते हुए कहा कि वह एक चलती फिरती मूर्ति जैसा है, न कोई भावना, न कोई प्रतिक्रिया। अमांडा ने हस्तक्षेप नहीं किया, बस ध्यान दिया। उसके लिए उसका अलग थलग पड़ना स्वाभाविक था। उसकी टीम में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी जो खुद को साबित करना नहीं जानते थे। विशेष बलों के माहौल में विश्वास पसीने और साहस से बनता है, परिचय के शब्दों से नहीं। हालांकि जब उसने देखा कि सदस्य अत्यधिक अवमानना करने लगे हैं तो उसे असहज महसूस हुआ। भले ही वह उसे पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसे अपने सामने दूसरों का असम्मानजनक व्यवहार पसंद नहीं था। छठे दिन के शूटिंग अभ्यास के बाद जब विक्रम ने बिना एक भी गोली चूके परीक्षण पूरा किया तो फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। एक ने धीरे से कहा, बस किस्मत थी, उसे असली स्थिति में रखकर देखो। अमांडा ने सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि टीम में अहंकार सौहार्द से भी बड़ा था। एक नए सदस्य की उत्कृष्टता, विशेष रूप से एक विदेशी की, हमेशा संदेह की नज़र से देखी जाती थी। उसके लिए केवल समय और वास्तविकता ही मूल्य साबित कर सकती थी। उसने विक्रम के परिणाम नोट किए, न प्रशंसा की, न आलोचना। यही उसका अपनी स्थिति बनाए रखने का तरीका था। उस रात कमांड रूम में अमांडा को आगामी बड़े परीक्षण के बारे में खबर मिली। यह एक उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में एक नकली युद्ध अभियान था, जिसे कठोर परिस्थितियों में समन्वय, रणनीति और प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था।
उसने तुरंत भूमिकाएं बांटने का काम शुरू कर दिया। सूची जल्दी से लिखी गई, हर नाम के साथ एक स्पष्ट जिम्मेदारी थी। जब वह विक्रम के नाम पर आई तो वह कुछ सेकंड के लिए रुक गई। वह न तो आक्रमण टीम में था, न तकनीकी टीम में, और न ही रणनीति सूची में। अंत में उसने उसे रसद टीम में रखा, जिसका काम अवलोकन में सहायता करना और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। व्यवहार में इसका मतलब था कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं करना। वह यह अच्छी तरह जानती थी। वह सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। अपनी योजना में किसी अनिश्चित तत्व को शामिल नहीं करना चाहती थी। उसे विश्वास था कि वास्तविक माहौल में उसके जैसा व्यक्ति अपनी सीमाएं खुद दिखा देगा, जो उसने नहीं सोचा था। वह यह था कि उस सीमा के भीतर कुछ ऐसा छिपा था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अगली सुबह टीम तैनाती के आदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुई। विक्रम हमेशा की तरह कतार के अंत में खड़ा था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और शायद वह खुद भी ध्यान नहीं चाहता था। अमांडा ने योजना को विस्तार से प्रस्तुत किया, लैंडिंग के समय से लेकर वापसी के बिंदु तक हर चरण का वर्णन किया। वह एक आत्मविश्वासपूर्ण स्पष्ट आवाज में बोली और सब लोग ऐसे सुन रहे थे जैसे वे एक पूर्ण कमांडर के आदेश सुन रहे हों। जब उसने प्रत्येक व्यक्ति के मिशन के हिस्से का उल्लेख किया तो विक्रम ने अपना नाम बस लापरवाही से सुना। उसे सहायक भूमिकाएं दिए जाने की आदत थी। दोपहर में तैयारी कक्ष में जब सब लोग अपने उपकरण जांच रहे थे तो कुछ ताने सुनाई दिए। एक ने कहा, अरे भारतीय दोस्त, अपनी बंदूक खो मत देना। यहां हम प्लास्टिक के खिलौने इस्तेमाल नहीं करते। पूरी टीम हंस पड़ी। विक्रम ने बस एक संक्षिप्त नजर से जवाब दिया और मुड़ गया। अमांडा ने सुना लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। उसके दिमाग में यह बात ध्यान देने लायक नहीं थी। अगर उसे अपमानित महसूस होता तो वह अपनी रक्षा खुद कर सकता था। सेना में कोई भी किसी की रक्षा केवल दया के कारण नहीं करता। उस शाम जब वह तकनीकी रिपोर्टों की अंतिम जांच कर रही थी, अमांडा ने सहायक उपकरणों के प्रभारी की सूची में विक्रम का नाम देखा। वह रुकी। उसकी फाइल में उसके तकनीकी सूची में अमांडा को कुछ नोट्स पर नजर डाली। रिपोर्टें विस्तृत, साफ सुथरी और उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक स्पष्ट थीं। उसने कम समय में पूरे सिस्टम की जांच की थी और हर छोटे पैरामीटर को नोट किया था। सब कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया था जैसे कि वह टीम की परिचालन संरचना को पहले से ही अच्छी तरह समझता हो। अमांडा हैरान थी। उसने यह कहा नहीं, लेकिन उसके मन में भावना बदल गई। हालांकि वह अभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसका अहंकार उसे यह विश्वास करने की अनुमति नहीं देता था कि जिस व्यक्ति को वह तुच्छ समझती थी उसमें ऐसी क्षमता हो सकती है। जब वह कमांड क्वार्टर में लौटी तो उसने कुछ अन्य अधिकारियों को भागीदार देशों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण के बारे में बात करते हुए पाया। एक ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि हमें इन कार्यक्रमों पर समय क्यों बर्बाद करना पड़ता है। उनके लोग हमारे मानकों पर खरे नहीं उतर सकते। अमांडा चुप रही, लेकिन उसके दिमाग में कोने में नोट्स बनाते हुए विक्रम की छवि उभरी। वह नहीं जानती थी कि उस टिप्पणी ने उसे क्यों बेचैन कर दिया। वह आसानी से दोषी महसूस करने वाली व्यक्ति नहीं थी, लेकिन इस बार यह भावना स्पष्ट थी। रात के खाने में पूरी टीम एक साथ बैठी थी। बातचीत का शोर था। विक्रम अकेले आखिरी मेज पर बैठा था। सब लोग इसे सामान्य मानते थे, किसी ने अलग नहीं सोचा। अमांडा ने एक नज़र डाली और फिर अपने खाने पर लौट आई। उसने खुद से कहा कि यह सेना का स्वाभाविक तरीका है। मजबूत घुल मिल जाते हैं, कमजोर बाहर हो जाते हैं। लेकिन उसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से सहमत नहीं था। वह अपने पहले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एकमात्र महिला थी। वह जानती थी कि कम आंका जाना, कम समझा जाना और उन सीमाओं में बांधा जाना कैसा लगता है जो मौजूद नहीं है। उसने प्रयास और अनुशासन से सब कुछ पार कर लिया था
और यही बात उसे यह कभी नहीं भूलने देती थी कि पूर्वाग्रह एक दोधारी तलवार है। जब वह अपने कमरे में लौटी तो अमांडा ने अपना कंप्यूटर खोला। उसने कल के मिशन के लिए उड़ान मार्ग की फिर से जांच की। सब कुछ सही था। वह आश्वस्त महसूस कर रही थी, लेकिन एक अस्पष्ट चिंता भी थी, एक अस्पष्ट अंतर्ज्ञान, जैसे कि योजना के बाहर कुछ इंतजार कर रहा हो। उसने कंप्यूटर बंद किया, बत्ती बुझाई और सोने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस भारतीय सैनिक की शांत आंखों वाली छवि घूम रही थी। वह नहीं समझ पा रही थी कि वह उसके बारे में क्यों सोच रही है, लेकिन वह उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। अगली सुबह टीम टेक ऑफ पैड पर इकट्ठा हुई। अड्डे पर माहौल विशेष रूप से तनावपूर्ण था। यह प्रशिक्षण श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण था और अमांडा चाहती थी कि यह एकदम सही हो। जब वह हेलीकॉप्टर की सीढ़ियों पर चढ़ी तो उसकी नजरें इंतजार कर रहे लोगों की कतार पर से गुजरीं। विक्रम अंत में खड़ा था, हमेशा की तरह चुप, हमेशा की तरह शांत। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन खुद से कहा कि आज वह अमेरिकी अनुशासन और उस अनुशासन के बीच का अंतर महसूस करेगा जिसे वह जानता था। अमांडा नहीं जानती थी कि उसी दिन ताकत, अनुशासन और मानवीय क्षमता के बारे में वह जो कुछ भी मानती थी वह सब उलट पुलट हो जाएगा। एक सामान्य लगने वाला परीक्षण गर्व और विनम्रता, जीवन और विश्वास के बीच की सीमा बन जाएगा, और उस सीमा में जिस व्यक्ति को उसने कभी अदृश्य माना था वही एकमात्र व्यक्ति होगा जो पूरी टीम को खुद पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। हेलीकॉप्टर एक ठंडी सुबह में उड़ा जिसमें टीम के 8 सदस्य और उनके सभी उपकरण थे। किसी ने ज्यादा बात नहीं की, सभी अपने सौंपे गए मिशन पर केंद्रित थे। इंजन की घनी आवाज एक ध्वनि की दीवार की तरह थी जो उन्हें घेरे हुए थी, जिससे वे केवल आंखों और इशारों से संवाद कर सकते थे। अमांडा कमांड की स्थिति में बैठी थी, उसकी आंखें अपने हाथ में इलेक्ट्रॉनिक नक्शे से नहीं हट रही थीं। उसने हर विवरण की योजना बनाई थी। वह कोई गलती नहीं चाहती थी। टीम में हर कोई अपनी स्थिति, अपना मिशन और उन सीमाओं को जानता था जिन्हें पार नहीं किया जाना था। विक्रम हमेशा की तरह आखिरी पंक्ति में चुपचाप बैठा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, नीचे सफेद ढकी पर्वत श्रृंखलाओं को देखा और कोई अपनी पंक्ति में एक्स से कुछ नहीं कहा। मिशन को एक वास्तविक अभियान की तरह तैयार किया गया था। उन्हें पूर्वी वाडा के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में उतरना था, जहां दुश्मन का एक नकली अड्डा परित्यक्त गोदामों से बनाया गया था। उतरने के बाद टीम 3 दिशाओं में विभाजित हो उन्हें अढात्रा में जाएगी, 40 मिनट के भीतर हमला करेगी और पीछे हट जाएगी। अमांडा के लिए यह कठोर परिस्थितियों में युद्ध समन्वय क्षमताओं का परीक्षण था। बाकी सदस्यों के लिए यह खुद को आगामी वास्तविक अभियानों के लिए चुने जाने के योग्य साबित करने का एक अवसर था। विक्रम के लिए शायद यह बस एक और चुनौती थी। कम से कम सब लोग यही सोचते थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर लक्ष्य क्षेत्र में गहराई तक गया, संचार संकेत कमजोर होने लगे। अमांडा शांत रही और पायलट को स्थिर ऊंचाई बनाए रखने का संकेत दिया। नीचे देश से आ फ्री उपकरणों ने मजबूत इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप दर्ज करना शुरू कर दिया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक तकनीशियन ने कहा कि मौसम इसका कारण हो सकता है, लेकिन अमांडा को अनुमान पसंद नहीं थे। उसने चेतावनी के बावजूद सही दिशा में उड़ना जारी रखने का आदेश दिया। पूरी टीम तैयार थी और रुकना कोई विकल्प नहीं था। जब सब लोग तैयारी में व्यस्त थे, विक्रम ने केबिन के पीछे से आ रही एक अजीब आवाज पर ध्यान दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। कुछ छोटी रुक रुक कर आने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें, जैसे किसी घायल जानवर की सांसें। उसने महसूस किया कि यह इंजन की प्राकृतिक आवाज नहीं थी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा
तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और वह प्रगति में बाधा नहीं डालना चाहता था। अमांडा नियंत्रण पर केंद्रित थी, छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं था। उसने अपने विचार अपने तक ही रखे, बस अपने हाथ में पकड़े बोर्ड पर कुछ छोटे प्रतीक नोट किए। 1 मिनट बाद हेलीकॉप्टर जोर से कांपा। पायलट ने आंतरिक प्रणाली के माध्यम से कुछ चिल्लाया, लेकिन हवा और इंजन के शोर ने हर आवाज को निगल लिया। अमांडा ने जांच का संकेत दिया। रिपोर्ट में नेविगेशन सिस्टम में समस्या दिखाई दी। उसी समय चेतावनी रोशनी की एक श्रृंखला जल उठी। उसने ऊंचाई कम करने और तत्काल दिशा बदलने का आदेश दिया। केंद्र से पंचांति और उसी उपरोपूट आदेश की अजीब आवाज तेज हो गई। फिर एक पतली धुएं की परत केबिन में फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उस छोटे से पल में विक्रम ने नियंत्रण कक्ष पर एक लाल बत्ती चमकते देखी, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से एक त्रुटि संकेत था। कई हिस्सों में एक साथ विफलता, जो सिद्धांत रूप में लगभग असंभव थी। हेलीकॉप्टर झुकने लगा। सब लोग अपनी सीटों से चिपके रहे, संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। अमांडा ने पायलट को दिशा नियंत्रित करने के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाहर पहाड़ की चोटियां इतनी करीब दिखाई दे रही थीं कि हर कोई दूरी महसूस कर सकता था। विक्रम ने देखा कि अस्थिरता केवल नियंत्रण में नहीं थी, बल्कि इंजन में भी थी। वह यह समझ गया क्योंकि उसने भारत में इसी तरह के सिस्टम पर काम किया था। छोटी सीटी और रुक रुक कर आने वाली गड़गड़ाहट का संयोजन कंप्रेसर कक्ष में दबाव के असंतुलन का संकेत था, और अगर इसे संभाला नहीं गया तो वे गिर जाएंगे। अराजकता के बीच कोई भी अपना स्वाभाविक आत्मविश्वास नहीं बनाए रख सका। जो चेहरे कभी गर्व से भरे थे, अब केवल सहज भय से भरे थे। अमांडा ने लगातार आदेशों से शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। सब लोग इस उम्मीद से चिपके हुए थे कि पायलट स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ब्लैक हॉक अब आज्ञा नहीं मान रहा था। यह हिंसक रूप से हिल रहा था और फिर नीचे गिर रहा था। हवा में धातु की लंबी चीख, जमीन से टकराने का क्षण सब कुछ टूट गया। एक सूखी आवाज गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। जब चेतना धीरे धीरे लौटी तो अमांडा ने लोगों के कराहने और सहायक जनरेटर की रुक रुक कर आने वाली आवाज सुनी। उसने खुद को स्थिर करने की कोशिश की और चारों ओर देखा। कोई मरा नहीं था, लेकिन हर कोई घायल था। यह एक चमत्कार था या किस्मत, वह नहीं जानती थी। पायलट के हाथ में चोट फैर लगी थी, वह रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। संचार कट गया था, इंजन शुरू नहीं हो सकता था। वह समझ गई कि वे फंस गए हैं। समय खामोशी में बीत गया। सब लोग सामान इकट्ठा करने और एक अस्थायी आश्रय बनाने लगे। पहाड़ की दरार से आने वाली ठंडी हवा ने माहौल को और भी घुटन भरा बना दिया। अमांडा ने सभी को अपनी चोटों की जांच करने का आदेश दिया और फिर उपयोग करने योग्य वस्तुओं को खोजने के लिए समूह बनाए। किसी ने दुर्घटना के कारण के बारे में बात नहीं की, उन्हें जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। केवल विक्रम उपकरण की जांच के बाद इंजन के पास बैठ गया। उसने हर विवरण को शांत आंखों से देखा। थोड़ी देर बाद उसने कुछ असामान्य विवरण देखे। ईंधन पाइप इस तरह से ढीले किए गए थे जो संयोग से नहीं हो सकता था। वह तुरंत समझ गया कि यह एक तकनीकी खराबी नहीं थी, लेकिन उसने यह कहा नहीं। इस स्थिति में एक निराधार आरोप चीजों को और भी बदतर बना सकता था। अमांडा लौटी और उसे टूटे हुए हिस्से को देखते हुए पाया और संक्षेप में पूछा। उसने बस एक साधारण वाक्य में उत्तर दिया, मुझे लगता है कि कुछ गलत है। उसने और कुछ नहीं पूछा। उसके लिए यह सिर्फ एक भावना थी। उसने टीम को आने वाली ठंडी रात के लिए एक आश्रय बनाने का आदेश दिया। उसके मन में एक चिंता सुलग रही थी।
वह जानती थी कि ब्लैक हॉक का सिस्टम लगभग एक ही समय में हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह से विफल नहीं हो सकता है, लेकिन उसका तर्क यह मानने से इनकार कर रहा था कि ऐसा उसकी टीम के भीतर हुआ है। पहाड़ पर पहली रात किसी भी दूसरी रात से लंबी थी। पूरी टीम बारी बारी से पहरा दे रही थी। इस बीच अमांडा ने बैकअप उपकरण के साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसने सोचा कि क्या वे रास्ता भटक गए हैं या क्या किसी और को उनकी स्थिति के बारे में पता है। एक दूर कोने में विक्रम अभी भी विमान के मलबे के पास बैठा था। उसने किसी भी चीज को नहीं छुआ, बस हर खरोंच, हर जोड़ को देखा और याद किया। हर विवरण उसकी याद में एक पहेली के हिस्से के रूप में संग्रहीत किया गया था, जिसे हल करने की आवश्यकता थी। वह नहीं जानता था कि हेलीकॉप्टर क्यों गिरा, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह एक दुर्घटना नहीं थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अमांडा ने टीम को एक निचले क्षेत्र में जाने की योजना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन जाने से पहले वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि हेलीकॉप्टर को बचाया नहीं जा सकता। उसने पायलट और तकनीशियन से पूछा। दोनों ने सिर हिला दिया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जल गया था, ईंधन प्रवाहित नहीं हो रहा था। उसने पुष्टि के लिए विक्रम को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा और फिर जांच करने के लिए झुक गया। उसके मन में एक विचार आया कि उसे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह उसकी राय सुनना चाहती थी। उसने इसे खारिज कर दिया, मुड़ी और आगे बढ़ गई, लेकिन मलबे के बीच उस शांत एशियाई व्यक्ति की छवि ने उसे अभी भी भ्रमित कर दिया। सब लोग तनाव में काम कर रहे थे। विक्रम ने अकेले ही जांच जारी रखी बिना रिपोर्ट किए। उसने यह समझने के लिए पर्याप्त देखा था कि यह मामला एक दुर्घटना पर नहीं रुकेगा। जब उसने देखा कि ईंधन पाइप को चतुराई से हेरफेर किया गया है, तो वह जानता था कि किसी ने जानबूझकर इसे व्यवस्थित किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था और न ही वह उद्देश्य जानता था। उसने इंतजार करने का फैसला किया क्योंकि समय अभी नहीं आया था। सेना में सच्चाई कभी कभी उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि यह कि कौन इसे कहने की हिम्मत करता है। दोपहर में एक बर्फीला तूफान आने लगा। अमांडा ने टीम को आश्रय के लिए हेलीकॉप्टर के पास रहने के लिए मजबूर किया। उसने चारों ओर देखा। हर कोई थका हुआ था, मनोबल कम था। उसे जिम्मेदारी का भारी बोझ महसूस हुआ। वह कमांडर थी और हर गलती के लिए वह जिम्मेदार थी। विक्रम पास से गुजरा। चुपचाप ईंधन प्रणाली का एक मोटा स्केच रखा जिसे उसने नोट किया था। उसने एक पल के लिए देखा, कुछ नहीं कहा। वह सभी नोट्स को नहीं समझी, लेकिन वह जानती थी कि यह मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया था। उसने कागज को अपनी जेब में रखा और मुड़ गई। उस रात वह बथरा कर ओर पर ताकर उस तर बथरा कर बेचैन थी। उसके शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। वह यह नहीं बता सकती थी कि क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ऐसा देख रहा था जिसे उन सभी ने नजरअंदाज कर दिया था। तीसरे दिन की सुबह तापमान अचानक गिर गया। आरक्षित भोजन की आपूर्ति तेजी से कम हो गई। संचार उपकरण अभी भी चुप थे। अमांडा ने विशिष्ट कार्य सौंपकर और निरीक्षण कार्यक्रम बनाकर सभी को शांत रखने की कोशिश की। विक्रम अभी भी कम बोलता था, बस वही करता था जो आवश्यक था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह अभी भी नियमित रूप से विमान के पास जाकर हर छोटे विवरण की जांच करता था। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके मन में एक योजना थी। जब तीसरी रात आई तो पूरी टीम अंधेरे में सिकुड़ कर लेटी हुई थी। केवल दो लोग जागे हुए थे। एक अमांडा थी, दूसरा विक्रम। उसने बाहर हवा की आवाज सुनी, यह सोचते हुए कि क्या वे इस रात जीवित रह पाएंगे। अंधेरे में वह धीरे से मुड़ी और उसकी आंखों से मिली। पहली बार उसने वहां ठंडक नहीं देखी, बल्कि कुछ और, एक शांत दृढ़ता जिसने उसे स्वीकार न करने के बावजूद सुरक्षित महसूस कराया। वह नहीं जानती थी कि
उसी क्षण ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया था। आगे जो इंतजार कर रहा था वह केवल एक जीवित रहने की चुनौती नहीं थी, बल्कि विश्वास, गर्व और उन पूर्वाग्रहों का एक वास्तविक तूफान था जिन्हें वे जीवन भर अपने साथ लेकर चले थे। जब उन्हें 3 दिन लापता रहने के बाद बचाव दल ने पाया तो हर कोई थक चुका था। पूरी टीम को नींद की कमी, भूख और ठंड की हालत में अड्डे पर वापस लाया गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना की खबर पूरी इकाई में तेजी से फैल गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, फिर भी घटना को गंभीर माना गया। उच्च अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। अमांडा को पूरे मिशन की विस्तृत रिपोर्ट देनी पड़ी। अपनी रिपोर्ट में उसने एक तटस्थ स्वर बनाए रखने की कोशिश की, किसी पर दोष नहीं मढ़ा, कारण का अनुमान नहीं लगाया। हालांकि तकनीकी मूल्यांकन अनुभाग में उसने स्पष्ट रूप से लिखा कि ईंधन प्रणाली में असामान्य संकेत थे। इसने अड्डे के तकनीकी प्रभारी को दुर्घटनाग्रस्त विमान की पूरी तरह से फिर से जांच करने के लिए मजबूर किया। प्रारंभिक परिणाम ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इंजन मौसम के कारण खराब नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने उड़ान भरने से पहले जानबूझकर हस्तक्षेप किया था। इस जानकारी ने पूरे अड्डे को हिला दिया। अमेरिकी सेना में आंतरिक तोड़फोड़ एक गंभीर अपराध है जिसे देशद्रोह माना जाता है। तुरंत एक गोपनीयता आदेश जारी किया गया। केवल एक छोटे समूह को सच्चाई जानने की अनुमति थी। अमांडा उस समूह में थी, साथ में 2 तकनीकी अधिकारी और एक विशेष जांच सलाहकार के रूप में चुने गए। विक्रम। यह निर्णय अड्डे के कमांडर जनरल मिलर ने लिया था। वह जानते थे कि मामला सरल नहीं है और दुर्घटना में तकनीकी विवरणों पर ध्यान देने वाला एकमात्र व्यक्ति वह चुप भारतीय सैनिक था। अमांडा ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसके मन में अभी भी असहजता थी। वह जांच का काम एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहती थी जिसे वह कभी बाहरी मानती थी। फिर भी उच्च अधिकारियों का आदेश पूर्ण था। पहली बैठक प्रशासनिक क्षेत्र के एक छोटे से कमरे में हुई। माहौल भारी था। जनरल मिलर ने प्रारंभिक जांच के परिणाम प्रस्तुत किए। पुष्टि की कि ईंधन प्रणाली को एक विशेष रासायनिक घोल के साथ संशोधित किया गया था, जिससे एक निश्चित समय के बाद पाइप फैल गए। यह कृत्य करने वाले व्यक्ति के पास उपकरणों तक पहुंच होनी चाहिए और विमान की संरचना को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसका मतलब था कि अपराधी अड्डे के भीतर का कोई व्यक्ति था। अमांडा ने सुना हर विवरण को नोट किया, जबकि विक्रम चुपचाप बैठा स्क्रीन पर दिखाए गए तकनीकी रेखा चित्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब जनरल ने उसकी राय पूछी तो उसने संक्षेप में कहा कि यह संभव है कि तोड़फोड़ करने वाले ने प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए सहायक प्रणालियों को प्रभावित करके पहले प्रयोग किया हो, इसलिए निशान सहायक रखरखाव क्षेत्र में मिल सकते हैं, जहां कम ही लोग ध्यान देते हैं। उस आखाखादो अथातु टिप्पणी ने पूरे कमरे को चुप करा दिया। जनरल मिलर ने सिर हिलाया और उस क्षेत्र की जांच करने का आदेश दिया जिसका उसने उल्लेख किया था। इंजीनियरों की एक टीम उसी दिन भेजी गई। शाम तक उन्होंने बताया कि उन्होंने वास्तव में 2 अन्य उपकरणों पर समान निशान पाए हैं। अमांडा रिपोर्ट सुनकर अपने कार्यालय में चुपचाप बैठी रही। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उस आदमी ने कुछ ऐसा देखा था जिसे उन सभी ने नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने बताया कि अमांडा रिपोर्ट सुनकर मन में एक अवर्णनीय भावना जगी, प्रशंसा और शर्मिंदगी दोनों। अगले कुछ दिनों में जांच एक तत्काल चरण में प्रवेश कर गई। सभी रखरखाव कर्मचारियों से पूछताछ की गई। तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश और निकास के रिकॉर्ड की मिनट दर मिनट जांच की गई। अमांडा और विक्रम को आपूर्ति के प्रवेश और निकास के डेटा का विश्लेषण करने का काम सौंपा गया। वे लगभग पूरे दिन एक ही कमरे में काम करते थे। उसने महसूस किया कि उसके पास जानकारी को संसाधित करने का एक बहुत अलग तरीका है। जबकि हर कोई प्रक्रिया के अनुसार सबूत खोज रहा था, वह समस्या को एक पहेली की तरह देख रहा था। संख्याओं के बजाय
मानवीय आदतों में असामान्यताएं खोज रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति लगातार रखरखाव के उपकरण प्राप्त कर रहा था। भले ही उसे सीधे विमान के लिए नियुक्त नहीं किया गया था, लेफ्टिनेंट इवांस, जो रसद के प्रभारी थे, इस नाम ने अमांडा का ध्यान खींचा। इवांस अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। अपनी संगठनात्मक क्षमताओं के कारण उस पर भरोसा किया जाता था और उसने कभी कोई गलती नहीं की थी। लेकिन इसी वजह से उसके बारे में डेटा और भी संदिग्ध था। उन्होंने इस खोज की सूचना जनरल मिलर को दी। उन्होंने बस सिर हिलाया और चुपचाप निगरानी जारी रखने का अनुरोध किया। बिना सबूत के किसी को भी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं थी। उस आदेश ने अमांडा को बेचैन कर दिया। वह सीधी कार्रवाई की आदी थी, इंतजार की भावना को सहन नहीं कर सकती थी। लेकिन विक्रम धैर्यवान लग रहा था। उसने कहा कि इरादे को बहुत जल्दी प्रकट करने से विरोधी निशान मिटा देगा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि जिस आदमी को वह कभी धीमा मानती थी, उसमें उससे भी आगे देखने की क्षमता थी। 3 दिन बाद नया डेटा भेजा गया। सिस्टम ने इवांस को बिना किसी स्पष्ट कारण के रात में गोदाम में प्रवेश करते हुए दर्ज किया। उस दौरान प्रवेश द्वार का कैमरा निष्क्रिय कर दिया गया था। जनरल मिलर ने एक गुप्त बैठक बुलाने का फैसला किया। अमांडा, विक्रम और 2 सुरक्षा अधिकारियों को बुलाया गया। उन्होंने इवांस से बिना उसे सचेत किए संपर्क करने की योजना पर चर्चा की। विक्रम ने एक अलग दृष्टिकोण का सुझाव दिया, उसे सीधे पकड़ने के बजाय एक जाल बिछाने का। उसने सुझाव दिया कि यह अफवाह फैलाई जाए कि तोड़फोड़ करने वाले के बारे में डेटा अमांडा के कमरे में रखा गया है। एक ऐसी खबर जो दोषी को कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक हो। योजना जोखिम भरी थी, लेकिन मिलर सहमत हो गए। खबर योजना के अनुसार लीक हो गई। 2 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। अमांडा को योजना की प्रभावशीलता पर संदेह होने लगा, जबकि विक्रम शांत रहा। तीसरी रात सेंसर चेतावनी प्रणाली ने कमांड क्षेत्र में एक असामान्य संकेत दिया। सुरक्षा कैमरे ने एक छाया को घुसपैठ करते हुए रिकॉर्ड किया। जब त्वरित प्रतिक्रिया टीम पहुंची तो घुसपैठिया गायब हो गया था, लेकिन इवांस के जूते के आकार से मेल खाने वाले जूते के निशान छोड़ गया था। उसी रात एक गुप्त निगरानी शुरू की गई। अमांडा सो नहीं सकी। वह जानती थी कि अब सब कुछ एक सामान्य तोड़फोड़ के दायरे से बाहर हो गया है। कोई अंदर से हेरफेर कर रहा था और अगर वे जल्दी नहीं करते तो सच्चाई दफन हो जाती। अगली सुबह विक्रम ने उसे पिछले 2 हफ्तों की इवांस की गतिविधियों का एक सारांश प्रस्तुत किया। काम के घंटों से लेकर आवाजाही की आदतों तक सब कुछ स्पष्ट रूप से व्यवस्थित था। उसने बताया कि इवांस आमतौर पर हर हफ्ते गुरुवार की सुबह अड्डे से निकलता था। कारण नेवादा स्टेशन नंबर 4 पर आपूर्ति की जांच करना था, लेकिन वह स्टेशन 6 महीने पहले बंद हो गया था। अमांडा ने चुपचाप सांख्यिकीय तालिका को देखा। वह समझ गई कि उन्हें असली सुराग मिल गया है। जनरल मिलर ने इवांस को अड्डे से निकलते ही गिरफ्तार करने का आदेश दिया। हालांकि योजना सुचारू रूप से नहीं चली। जब सुरक्षा टीम ने कार को रोका तो इवांस वहां नहीं था। कार सड़क के किनारे खाली पड़ी थी। 1 घंटे बाद उसका स्थान संकेत पूरी तरह से गायब हो गया। उसके गायब होने से सभी तनाव में आ गए। अमांडा ने विफलता को अपने खाली पड़ता सिभार पर खाली पड़ती पर आने के लिए एलेक अतार कार पड़ता आत्मसम्मान पर एक प्रहार के रूप में महसूस किया। उसे दूसरों द्वारा निर्देशित किए जाने की भावना से नफरत थी। जब सब लोग भ्रमित थे, विक्रम अभी भी अंतिम डेटा की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने देखा कि संकेत पुराने सैन्य आपूर्ति गोदाम के पास गायब हो गया था, जहां कभी रखरखाव के उपकरण रखे जाते थे। उसने तुरंत वहां जांच करने का सुझाव दिया। अमांडा झिझकी,
लेकिन जनरल डेटा के पुरत की दूर मिलर सहमत हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ शांत था। अंदर उन्होंने किसी के रहने के निशान पाए, डिब्बा बंद भोजन, नोट और एक शॉर्ट रेंज सिग्नल ट्रांसमीटर। सबसे आश्चर्यजनक बात एक कागज का टुकड़ा था जिस पर आर्गोज शब्द और एक आंख का प्रतीक लिखा था। अमांडा ने उस शब्द को बिना समझे देखा। विक्रम ने चुपचाप कागज को अपनी जेब में रख लिया। उसकी आंखें विचारमग्न थीं। उसने कहा कि यह घटना के पीछे एक रहस्यमय संगठन का सुराग हो सकता है। मिलर ने क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया, लेकिन वह जानता था कि कहानी खत्म नहीं हुई है। उस शाम अमांडा अपने कार्यालय में बैठी अपने सामने प्रदर्शित नक्शे को देख रही थी। सभी तथ्य अभी भी एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वह थकी हुई थी, लेकिन उसके मन में एक और भावना जगी, अपने साथी के लिए सम्मान। उसे पहाड़ पर उस सुबह की याद आई जब उसने चुपचाप हर पेंच की जांच की थी। अगर उस दिन उसने सुनने की जहमत उठाई होती तो शायद वे आपदा से बच जाते। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। कांच की खिड़की के बाहर अड्डे की रोशनी ठंडे रात के आसमान पर प्रतिबिंबित हो रही थी। कहीं एक रहस्य अभी भी उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था, और वह जानती थी कि वह अकेले इसका सामना नहीं कर पाएगी। उस सन्नाटे में विक्रम ने दरवाजा खटखटाया और एक नई रिपोर्ट लेकर अंदर आया। उसने सिर उठाया और एक संक्षिप्त क्षण में दोनों समझ गए कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। यह अब तकनीकी या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मामला नहीं है। वे कुछ बड़े अधिक खतरनाक का सामना कर रहे थे जो अड्डे की सीमाओं से परे था, और उस क्षण से उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, भले ही वह विश्वास बहुत देर से आया हो। जांच दूसरे सप्ताह में खिंच गई जब लगातार रिपोर्टें आती रहीं, लेकिन इवांस का कोई निशान नहीं मिला। अड्डा एक अजीब तनाव की स्थिति में आ गया। हर कोई महसूस कर रहा था कि कुछ छिपाया जा रहा है, लेकिन कोई भी इसे कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गोपनीयता के आदेश ने सभी को पूरी तरह से चुप करा दिया। जनरल मिलर ने पूरे सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा जारी रखने का निर्देश दिया। साथ ही जांच दल को सेना के बाहर के कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। अमांडा लगभग दिन रात काम करती रही। विक्रम के साथ उसने हर फाइल, हर रिकॉर्डिंग, हर पुनर्प्राप्त संकेत की जांच की। बिखरी हुई जानकारी के टुकड़ों से कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिला, लेकिन उसके मन में एक अंतर्ज्ञान उसे बताता रहा कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक रात जब वह निगरानी डेटा की समीक्षा कर रहा था, विक्रम ने कुछ असामान्य देखा। आंतरिक प्रणाली की रिकॉर्डिंग में एक शोर का एक टुकड़ा कई बार दोहराया गया था, जैसे कि कोई एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा हो। उसने इसका विश्लेषण किया और पाया कि ध्वनि की श्रृंखला पुराने गोदाम में पाए गए शॉर्ट रेंज सिग्नल ट्रांसमीटर की आवृत्ति से मेल खाती है। जब उसने मूल संकेत को अलग किया तो उसने 3 शब्दों को कई बार दोहराते हुए सुना, रिपोर्ट आर्गोस। उसने यह खोज अमांडा को बताई। वह एक पल के लिए चुप रही और फिर तुरंत जनरल मिलर को रिपोर्ट करने का फैसला किया। उन्होंने उनसे इसे किसी और के साथ साझा न करने का अनुरोध किया। उनका आदेश बहुत स्पष्ट था, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने से पहले संकेत के स्रोत का पता लगाना। अगली सुबह जब एक गुप्त बैठक आयोजित की गई तो एक और खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक अज्ञात सशस्त्र समूह ने अड्डे के उत्तर में सूचना स्टेशन पर हमला किया था, जहां सैन्य संचार डेटा संग्रहीत था। सिस्टम को केवल 10 मिनट में ध्वस्त कर दिया गया और हमलावर प्रतिक्रिया बल के आने से पहले गायब हो गए। अमांडा ने इस घटना और इवांस मामले के बीच एक स्पष्ट संबंध महसूस किया। वह जानती थी कि पीछे का व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक संगठन चुपचाप काम कर रहा था, और यह अड्डा एक बड़ी योजना का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। उस दोपहर केवल
वहत करते हो गई है। मिलर ने उसे और विक्रम को अपने निजी कमरे में बुलाया। उन्होंने संक्षेप में कहा कि आर्गोस कोई अपरिचित नाम नहीं है। कई साल पहले पेंटागन की एक गुप्त फाइल में अवैध रूप से विकसित एक निगरानी प्रौद्योगिकी परियोजना का उल्लेख किया गया था। आर्गोस को एक एलिखा ईडीट नैतिक सीमाओं को पार करने के कारण रद्द कर दिया गया था, लेकिन बाद में पूरा डेटा सिस्टम से गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने लिया और तब से कोई और जानकारी नहीं मिली। अब वह नाम फिर से सामने आया है। इसका केवल यह मतलब हो सकता है कि कोई इसे बहाल करना चाहता है। मिलर ने दोनों से यह निर्धारित करने का अनुरोध किया कि क्या अड्डे पर कोई बाहर से संपर्क कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह खबर लीक हुई तो पूरी टीम को तुरंत अलग कर दिया जाएगा। उसी शाम, जब सब लोग आराम कर रहे थे, विक्रम ने उस रखरखाव क्षेत्र की फिर से जांच करने का सुझाव दिया जहां पहली तोड़फोड़ हुई थी। अमांडा साथ जाने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने सहायक नियंत्रण कक्ष के अंदर गहराई में लगा एक छोटा उपकरण पाया, एक छिपा हुआ सिग्नल ट्रांसमीटर जिसे रखरखाव गतिविधि होने पर डेटा संचारित करने के लिए स्थापित किया गया था। इस उपकरण ने एक प्रकार के एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जिसे केवल वे लोग जानते थे जिन्होंने कभी आर्गोस परियोजना में भाग लिया था। दोनों को एहसास हुआ कि अड्डा उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहराई तक घुसपैठ कर चुका था। वे उपकरण को मिलर के पास ले गए, लेकिन जैसे ही वे कमांड क्षेत्र में पहुंचे, कमरे की बत्ती अचानक बंद हो गई। पूरे अड्डे की सुरक्षा प्रणाली कुछ ही सेकंड के लिए निष्क्रिय हो गई। गोदाम से एक तीखी आवाज आई। पूरा अड्डा अव्यवस्थित हो गया। एक आपातकालीन अलार्म सक्रिय हो गया। अमांडा ने तुरंत सुरक्षा टीम को बुलाया, जबकि विक्रम जांच करने के लिए गोदाम की ओर भागा। वहां उन्होंने एक घुसपैठ के निशान पाए। 2 गार्डों को मार गिराया गया था। डेटा गोदाम को तोड़ दिया गया था। अंधेरे में तेजी से पीछे हटने वाले कदमों की आवाज आई। उन्होंने पीछा किया, लेकिन जब वे पीछे के यार्ड में आपस पहुंचे तो घुसपैठिया एक इंतजार कर रहे ट्रक पर कूद गया था। काले कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने कवर फायर दिया। बंदूकों की आवाज गूंज उठी। विक्रम और अमांडा पास की एक दीवार के पीछे छिप गए देखने की कोशिश कर रहे थे। धुएं के बीच उसने इवांस को ड्राइवर की देखने की कोशिश कर रहे थे। सीट पर बैठे देखा। उसके चेहरे पर अब एक भगोड़े की थकावट नहीं थी, बल्कि एक मिशन पूरा करने वाले की शांति थी। ट्रक गरजते इंजन की आवाज के साथ चला गया, पीछे अराजकता छोड़ गया। त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने पीछा किया, लेकिन पकड़ नहीं पाई। जब वे घटनास्थल पर लौटे तो लगभग सब कुछ जल चुका था। बैकअप हार्ड ड्राइव, दस्तावेज, यहां तक कि ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी मिटा दिया गया था। अमांडा को लगा जैसे जांच के सारे प्रयास एक ही रात में गायब हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि इवांस जैसा व्यक्ति क्यों धोखा देगा। वह कभी एक भरोसेमंद व्यक्ति था जिसे उच्चतम पहुंच दी गई थी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस सिग्नल ट्रांसमीटर के बचे हुए हिस्से को देखा। उसने महसूस किया कि इवांस अकेले काम नहीं कर रहा था, कोई उसे दूर से नियंत्रित कर रहा था। 2 दिन बाद पीछा करने वाली टीम से एक रिपोर्ट ने अड्डे को हिला दिया। उन्हें 30 मील से अधिक दूर एक जली हुई कार में इवांस का शव मिला। प्रारंभिक निष्कर्ष आत्महत्या का था, लेकिन हर कोई समझ गया कि कोई भी इस तरह से आत्महत्या नहीं करता। मरने से पहले उसने एक छोटा आधा जला हुआ कागज का टुकड़ा छोड़ा था, जिस पर केवल 2 शब्द पढ़े जा सकते थे। आर्गोस आंखें खुली। उस वाक्यांश ने सभी को चुप करा दिया। विक्रम ने कागज को लंबे समय तक देखा। अमांडा नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बहुत अलग था। अब केवल शांति नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प। घटना के बाद वॉशिंगटन से एक जांच दल ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। जनरल मिलर को सभी फाइलें सौंपने का अनुरोध किया गया।
वह जानता था कि परिणाम पहले से तय था। मामले को एक आंतरिक घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और जल्दी से बंद कर दिया जाएगा। अमांडा ने विरोध किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। केंद्र से आए लोगों ने बस इतना कहा कि आर्गोस संगठन का कोई सबूत नहीं है। सब कुछ सील कर दिया गया, जैसे कि ये कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वह गुस्से में थी, लेकिन असहाय थी। इस बीच विक्रम चुप रहा और मिलर से केवल एक ही सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि हम उनके केंद्र तक पहुंच गए हैं? मिलर ने उसे लंबे समय तक देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, नहीं, लेकिन वे जानते हैं कि हम करीब आ रहे हैं। उस शाम जब अड्डा धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा था, अमांडा को मिलर के कार्यालय में बुलाया गया। उन्होंने उसे एक मोटा लिफाफा और एक छोटी यूएसबी दी। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम के मिटाए जाने से पहले बचा हुआ डेटा का हिस्सा है, जिसमें एन्क्रिप्टेड संकेतों की एक प्रति और संदिग्ध धन हस्तांतरण खातों की एक सूची है। उन्होंने उससे इसे पूरी तरह से गुप्त रखने का अनुरोध किया। उसी समय उन्होंने विक्रम को एक और लिफाफा दिया। किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन वे सभी समझ गए कि यह वह था जो वह चाहता था, कि वे उच्च अधिकारियों द्वारा सभी निशान मिटाए जाने से पहले ले जाएं। मिलर ने दोनों को देखा और कहा कि वह जिम्मेदारी लेने के लिए पीछे रहेगा। अगर मैं जीवित रहा तो मैं संपर्क करने का एक तरीका खोजूंगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम लोगों को जारी रखना होगा, उन्होंने धीरे धीरे कहा। जब वे कार्यालय से निकले तो अमांडा का दिल भारी हो गया। वह उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन आदेश बहुत स्पष्ट था। वह और विक्रम रसद मार्ग से अड्डे से निकलना गए, अपने साथ बचा हुआ एकमात्र डेटा लेकर। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जा रहे हैं और न ही किसी ने पूछा। वे बस इतना जानते थे कि सेना सम्मान और अनुशासन के बारे में वे जो कुछ भी मानते थे, वह अब टूटे हुए टुकड़ों में था। अड्डे से निकलने वाली कार में उसने खिड़की से बाहर देखा। रोशनी दूर होती जा रही थी। उसका दिल खालीपन से भरा था। विक्रम बगल में बैठा था, कुछ नहीं कह रहा था। जब कार आखिरी जंगल से गुजरी तो अमांडा ने मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे? विक्रम ने बस धीरे से जवाब दिया, अगर वे असली हैं तो वे हमेशा के लिए छिप नहीं सकते, लेकिन उन्हें खोजने के लिए हमें पहले गायब होना होगा। वह चुप रही, यह समझते हुए कि एक नई यात्रा अभी शुरू हुई है। वे अब सेवा में सैनिक नहीं थे, बल्कि अपने हाथों में एक अस्वीकृत सच्चाई लिए हुए लोग थे। उसके मन में डर था, लेकिन एक अस्पष्ट विश्वास भी था कि कभी-कभी न्याय उच्च अधिकारियों के आदेशों से नहीं आता, बल्कि उन लोगों से आता है जो इसे खोजने के लिए सिस्टम के बाहर खड़े होने की हिम्मत करते हैं। दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क पर अमांडा ने पहाड़ की श्रृंखला के माध्यम से भोर को देखा। उसे पहली सुबह याद आई जब वह विक्रम से मिली थी, वह चुप भारतीय सैनिक जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था। अब वह एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा करती थी। उनके बीच कोई वादा नहीं था, कोई पदवी नहीं थी, केवल एक ही समानता थी। उन्होंने एक ऐसी सीमा पार कर ली थी जहां से वे वापस नहीं आ सकते थे, और आगे आपसे शोषण कर पर फुराती इनगिए गरनाहा। एक नाम उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था, आर्गोस, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। अड्डे से निकलते ही दोनों जानते थे कि वे अब किसी भी संगठन का हिस्सा नहीं हैं। वे ऐसे नाम बन गए थे जिन्हें कर्मियों की सूची से हटा दिया गया था, जिन्हें लापता या भगोड़ा माना जाता था। इसका मतलब था कि अब कोई सुरक्षा नहीं, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, कोई वापस लौटने की जगह नहीं। अमांडा ने एक पुरानी पिकअप ट्रक चलाई जिसे उन्होंने मिलर के एक दोस्त से उधार लिया था, जो दक्षिण की ओर सुनसान सड़कों से होकर गुजर रही थी। सब कुछ खामोशी में हुआ। उसने नहीं पूछा, उसने नहीं समझाया। वे बस इतना जानते थे कि अब सारा डेटा उस यूएसबी में था
जिसे सावधानी से छिपाया गया था। हर गुजरते सेकंड के साथ उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जहां से वह वापस नहीं आ सकती, जहां सम्मान अब कंधे पर एक बैज नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे विवेक से खुद ही बनाए रखना था। 2 दिन की यात्रा के बाद एक प्रश्न वे यूटा सीमा के पास एक छोटे से शहर में रुके। विक्रम ने एक सस्ता मोटल चुना जहां शायद ही कोई मेहमानों के निजी मामलों के बारे में पूछता हो। वहां उन्होंने मिलर द्वारा दिया गया डेटा खोलना शुरू किया। सैकड़ों छोटी फाइलें दिखाई दीं जिनमें से अधिकांश एन्क्रिप्टेड थीं। अमांडा ने धैर्यपूर्वक हर पंक्ति को पढ़ा, जबकि विक्रम ने संदिग्ध वर्णों की श्रृंखलाओं को फिर से लिखा। कई घंटों के बाद उन्होंने एक निजी कंपनी और रक्षा विभाग से संबंधित खातों के बीच गुप्त वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड खोजे। हर महीने नियमित रूप से एक ही राशि हस्तांतरित की जाती थी, जिसमें कोड प्रतीक आरजेक था। निशान बताते हैं कि पैसा निगरानी प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं में लगाया गया था। उनमें से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के समय से मेल खाता था। उसे अब कोई संदेह नहीं था। आर्गोस केवल एक भूमिगत आपराधिक संगठन नहीं था, बल्कि उसे सिस्टम के भीतर से भी संरक्षण प्राप्त था। उसने विक्रम की ओर देखा। वह खातों और लोगों के नामों के बीच एक कनेक्शन आरेख बना रहा था। हर कनेक्शन धीरे धीरे एक मकड़ी के जाले की तरह उभर रहा था। केंद्र में एक ऐसा नाम था जिसे दोनों ने कभी नहीं सुना था। डेनवर में स्थित एक प्रौद्योगिकी निगम जो सेना को सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करने में माहिर था। जब उन्होंने खोज की तो उन्हें एहसास हुआ कि यह एक मुखौटा कंपनी थी जो केवल कागजों पर मौजूद थी। सभी रिकॉर्ड नकली डेटा की परतों के नीचे छिपे हुए थे। विक्रम ने कहा कि असली ऑपरेटर को खोजने के लिए उन्हें सीधे सबूत इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि सिस्टम के माध्यम से किसी भी पहुंच के अनुरोध का तुरंत पता चल जाएगा। अमांडा ने बहुत देर तक सोचा। वह जानती थी कि यह लगभग आत्महत्या जैसा है। अगर मिलर ने जो कहा वह सच था, तो आर्गोस की 100 आंखें थीं, जिसका मतलब था कि हर कोने पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। उसने सच्चाई की रक्षा करने की शपथ ली थी, और इस बार वह शपथ संगठन के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए थी। विक्रम ने उसे देखा, यह समझते हुए कि उसने फैसला कर लिया है। उसने कहा कि वह डेनवर का रास्ता खोजेगा, निगम के मुख्यालय तक पहुंचेगा, ताकि यह जांचा जा सके कि भौतिक डेटा गोदाम में क्या बचा है। अमांडा ने सिर हिलाया। ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों अगली सुबह ही निकल पड़े। लंबी यात्रा पर अमांडा को अपनी सैन्य सेवा के शुरुआती साल याद आए। उसने कभी सोचा था कि अमेरिका अनुशासन और शुद्ध आदर्शों द्वारा संचालित होता है। उसे विश्वास था कि केवल ईमानदार होने से लोगों की रक्षा की जाएगी, लेकिन अब जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे केवल विपरीत चीजें दिखाई दीं। उनका पीछा उसी सिस्टम द्वारा किया जा रहा था जिसने कभी उनकी रक्षा की थी। उसे अब यकीन नहीं था कि क्या सही है। वह बस इतना जानती थी कि चुप रहना एक अपराध है। विक्रम कम बोलता था, केवल कभी कभी दिशा बताता था। वह यह समझने लगी थी कि उसकी चुप्पी डर के कारण नहीं थी, बल्कि इसीलिए थी क्योंकि वह समझता था कि अगर कार्रवाई साथ न हो तो सभी शब्द बेकार हैं। जब वे डेनवर पहुंचे तो उन्होंने पुराने औद्योगिक क्षेत्र में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जो निगम के मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं था। शाम को विक्रम ने सहायक ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से आंतरिक नेटवर्क सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए अपने तकनीकी कौशल का उपयोग किया। उसे सुरक्षा कोड में एक कमजोरी खोजने में लगभग 2 घंटे लगे। अंत में एक हारदार कर्मचारियों की एक सूची दिखाई दी, जिसमें आर्गोस परियोजना के प्रमुख का नाम भी था, सेवानिवृत्त कर्नल डैनियल फ्रॉस्ट, जो वर्तमान में निगम के लिए एक सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। अमांडा ने तुरंत उस नाम को पहचान लिया।
वह कई साल पहले मिलर के सीधे सलाहकार थे, फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक सेना छोड़ दी। अब सब कुछ स्पष्ट था। फ्रॉस्ट आर्गोस और पीट सेना के बीच की कड़ी था। वह जानती थी कि वे जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्हें सब कुछ उजागर करने के लिए पर्याप्त मजबूत सबूत की जरूरत थी। लेकिन जब वे योजना पर चर्चा कर रहे थे, विक्रम ने देखा कि नेटवर्क सिग्नल में हस्तक्षेप किया गया था। किसी ने अजीब पहुंच का पता लगा लिया था। उसने जल्दी से कनेक्शन काट दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1 मिनट बाद दालान के बाहर एक छोटी चेतावनी की आवाज आई। अमांडा समझ गई कि वे उजागर हो गए हैं। उसने तुरंत क्षेत्र से हटने का संकेत दिया। दोनों लोगों के आने से पहले ही मोटल से निकल गए। जब उनकी कार रात के ट्रैफिक में विलीन हो गई तो उसने अपने पीछे खतरे की सांस महसूस की। वे 2 दिनों तक लगातार छोटे शहरों से गुजरते रहे, सभी मुख्य मार्गों से बचते रहे। विक्रम सामान्य से अधिक विचारमग्न था। ऐसा लग रहा था कि वह अगले कदम की गणना कर रहा है। अंत में उसने कहा कि उन्हें अस्थायी रूप से छिप जाना चाहिए, लहरों के शांत होने का इंतजार करना चाहिए और फिर वापस लौटना चाहिए। अमांडा सहमत हो गई, लेकिन वह अभी भी मिलर के बारे में चिंतित थी। जब से वे अड्डे से निकले थे, तब से उनकी कोई खबर नहीं थी। उसे डर था कि उन्हें दंडित किया गया है या इससे भी बदतर। विक्रम ने बस एक वाक्य कहा, अगर वह जीवित हैं तो वह जानेंगे कि हम अभी भी जारी हैं। दूसरे दिन की रात उन्हें आपातकालीन संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले फोन से एक अजीब संकेत मिला। विक्रम ने जांच की और 2 परिचित अक्षरों से युक्त एक एन्क्रिप्टेड संदेश पाया भी। यह मिलर का निजी प्रतीक था। उसने इसे डिकोड किया और यूटा रेगिस्तान में एक स्थान के निर्देशांक और एक छोटा नोट पाया, किसी पर भरोसा मत करो, सिस्टम में कोई है। अमांडा को और पूछने की जरूरत नहीं थी। वे समझ गए कि उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन वह अभी भी एक चेतावनी भेजने की कोशिश कर रहे थे। इससे उन्हें सच्चाई का पता लगाने का और भी दृढ़ संकल्प हो गया। सुबह सुबह वे निर्देशांक की ओर चले गए। सड़क सैकड़ों मील तक बंजर निर्जन भूमि से होकर गुजरती थी। कार में कोई कुछ नहीं बोला। अमांडा ने महसूस किया कि उसके और विक्रम के बीच एक अजीब बंधन है। कोई शब्द नहीं, कोई वादा नहीं। वे दोनों समझते थे कि विश्वास अब उनके पास एकमात्र संपत्ति है। उसे वह वाक्य याद आया जो उसने बर्फीले तूफान के बीच एक मजाक के रूप में कहा था, अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करूंगी। जब यह कहा गया था तो यह अहंकार का प्रदर्शन था, लेकिन अब हर बार जब उसे यह याद आता तो उसे शर्म और कृतज्ञता महसूस होती। उसने उन सभी की जान बचाई थी और अब वह उस सम्मान को बचा रहा था जिसे वह खो चुकी समझती थी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने किसी को नहीं देखा, केवल सैन्य वाहनों के निशान और कुछ छोड़ी हुई वस्तुएं थीं। अमांडा ने हवा से एक झाड़ी में उड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा उठाया जिस पर जल्दी में लिखे गए शब्द थे, आर्गोस कॉग। वह नहीं समझी, लेकिन विक्रम समझ गया। उसने समझाया कि कॉग कॉग्निटिव ऑपरेशंस नेटवर्क ग्रिड का संक्षिप्त रूप है, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता परियोजना जिसे कभी मानव व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए शोध किया गया था। अगर आर्गोस एक विस्तारित संस्करण था तो इसका मतलब था कि यह संगठन सैन्य डेटा के आधार पर एक वैश्विक नियंत्रण प्रणाली का निर्माण कर रहा था। अमांडा खारादीन, अमांडा अरादीन, अरादीन चुप हो गई। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि इंसान ऐसी चीज बना सकते हैं और फिर उसे एक हानिरहित नाम के नीचे छिपा सकते हैं। उस रात वे एक परित्यक्त राजमार्ग के किनारे खड़ी कार के पास बैठे, दूर के शहर की ओर देख रहे थे। अमांडा ने उससे पूछा कि क्या उसे इस मामले में शामिल होने का कोई पछतावा है। उसने कहा, नहीं,
भारत में उसने साधारण लोगों को सत्ता के खेलों में घसीटते हुए देखा था, बिना यह समझे कि क्यों। वह मजबूत बनना सीखने के लिए अमेरिका आया था, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि असली ताकत हथियारों या सैन्य रैंक में नहीं है, बल्कि झूठ के सामने न झुकने की क्षमता में है। वह चुप रही, अपने दिल में कुछ नरम महसूस कर रही थी। अगली सुबह जब उन्होंने कार शुरू की, तो उन्होंने रेडियो पर एक छोटी खबर सुनी। जनरल मिलर को कैलिफोर्निया में एक कार दुर्घटना में मृत घोषित कर दिया गया था। वह जानती थी कि यह कोई संयोग नहीं है। खबर ने कार में माहौल को भारी बना दिया। विक्रम ने बस धीरे से कहा, उन्होंने हमें आखिरी मौका भेजने में कामयाबी हासिल की। अमांडा ने सिर हिलाया, अपनी मुट्ठी में यूएसबी को कसकर पकड़ लिया। वह समझ गई कि इस क्षण से वे अब केवल दो भगोड़े नहीं हैं, वे अंतिम गवाह थे जिन्होंने आर्गोस की सच्चाई का टुकड़ा रखा था। और अगर वे असफल रहे तो पूरी कहानी दुनिया से मिटा दी जाएगी, जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। कार पूर्व की ओर लुढ़क गई। सुबह की रोशनी धूल भरी सड़क पर चमक रही थी। अमांडा ने बगल में बैठे व्यक्ति को देखा, डर के बीच एक अजीब शांति महसूस कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि आगे की यात्रा कहाँ जाएगी। वह बस इतना जानती थी कि वह अब अकेली नहीं है। कहीं विशाल अमेरिका के दिल में सिस्टम से हटाए गए दो लोग एक अनाम जवाबी शिकार शुरू कर रहे थे। अपने दिलों में एक मूक वादा लेकर वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आर्गोस द्वारा बनाए गए अंधेरे में रोशनी न पड़ जाए। मिलर की मौत की खबर उनकी सोच से भी तेजी से फैली। कुछ ही घंटों में मीडिया ने बताया कि यह नियंत्रण खोने के कारण हुई एक यातायात दुर्घटना थी। लेकिन अमांडा और विक्रम दोनों समझते थे कि वह कभी भी लापरवाह व्यक्ति नहीं थे। समाचार प्रस्तुत करने का तरीका उन घटनाओं के समान था जिन्हें कभी आश्चर्य के नाम पर दफन कर दिया गया था। वह चुपचाप फोन की स्क्रीन को देखती रही। अपराधबोध और गुस्सा उसके सीने में घुल मिल गया। उस आदमी ने उस चीज के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी जिससे पूरा सिस्टम डरता था, और अब उसने अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक छोटा सा कागज दिया जिस पर हाथ से लिखे प्रतीक थे मिलर द्वारा भेजे गए संदेश का शेष भाग। टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियों के बीच एक ही वाक्य था, वे वॉशिंगटन में हैं। दोनों समझ गए कि सभी सड़कें वहीं जाती हैं। अगर आर्गोस वास्तव में सत्ता संरचना के भीतर एक छिपी हुई शाखा के रूप में मौजूद था, तो एकमात्र स्थान जो इसे नियंत्रित कर सकता था वह केवल राष्ट्रीय समन्वय केंद्र हो सकता था। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें और अधिक स्पष्ट सबूत की जरूरत थी। कुछ ऐसा जो प्रेस, जनता और यहां तक कि स्वतंत्र एजेंसियों का भी ध्यान आकर्षित कर सके। अमांडा जानती थी कि केवल शब्द व्यर्थ हैं। वह कभी सिस्टम के अंदर थी। वह समझती थी कि कैसे किसी भी जानकारी को कुछ ही मिनटों में विकृत या मिटाया जा सकता है। उन्हें अकाट्य सबूत की जरूरत थी, कुछ ऐसा जिसे छूने वाला हर कोई डर जाए। उन्होंने खतरनाक होने के बावजूद डेनवर लौटने का फैसला किया। वह प्रौद्योगिकी निगम अभी भी मुख्य सुराग था। विक्रम ने कुछ पूर्व कर्मचारियों की एक सूची पाई जो कभी आर्गोस परियोजना में काम करते थे। एक अनाम नेटवर्क के माध्यम से कुछ छोटे संपर्कों के बाद उन्होंने एक व्यक्ति मार्क लुइस नामक एक प्रोग्रामिंग इंजीनियर से मिलने का समय तय किया जो वर्तमान में शहर के उपनगरों में रहता था। वह मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक गुप्त स्थान की मांग की। जब वे पहुंचे, मार्क पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, उसकी आंखें सतर्क थीं। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसने सेना के लिए व्यवहार विश्लेषण सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक टीम में भाग लिया था, लेकिन परियोजना अचानक रोक दी गई थी। उसके बाद उसके कुछ सहयोगी एक एक करके गायब हो गए। उसने नौकरी छोड़ दी, अपना नाम बदल लिया और छिपकर रहने लगा। आर्गोस के बारे में सुनकर वह थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर कहा कि परियोजना कभी रद्द नहीं हुई थी।
यह केवल एक और अधिक गुप्त चरण में चली गई थी। मार्क के अनुसार आर्गोस केवल एक निगरानी प्रणाली नहीं थी, बल्कि सोशल नेटवर्क, सार्वजनिक कैमरों और यहां तक कि बायोमेट्रिक संकेतों पर आधारित मानव डेटा विश्लेषण का एक मंच था। इसका लक्ष्य सुरक्षा की रक्षा करना नहीं था, बल्कि जनमत को नियंत्रित करना, सामाजिक प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करना और कुछ मामलों में अनुपयुक्त लोगों को खत्म करने के लिए दुर्घटनाएं पैदा करना था। अमांडा की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, सब कुछ उनके अनुभव से मेल खाता था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना, इवांस की मौत और यहां तक कि मिलर की भी। आर्गोस केवल उन्हें देख नहीं रहा था, यह तय कर रहा था कि कौन जिएगा, किसे गायब होना है। मार्क ने उन्हें एक पुरानी हार्ड ड्राइव दी, जिसमें कहा गया था कि इसमें सिस्टम का मूल कोड है, जिसे उसने भागने से पहले कॉपी किया था। उसने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इसे गलत तरीके से खोला तो सिस्टम खुद को मिटा देगा। विक्रम ने इसे ले लिया और उसे धन्यवाद दिया। जब वे जाने वाले थे, मार्क ने साथ जाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसमें अब पर्याप्त साहस नहीं है। कुछ ही घंटों बाद स्थानीय समाचारों ने बताया कि उपनगरीय इलाके में एक घर में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक ऐसा नाम जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे जानते थे। अमांडा उस रात सो नहीं सकी। उसने महसूस किया कि आर्गोस केवल निगरानी नहीं कर रहा है, यह अपने से संबंधित सभी निशानों को साफ कर रहा है। अगली सुबह वे डेनवर से राजधानी की ओर चले गए। विक्रम ने हार्ड ड्राइव में डेटा को डिकोड करने के लिए एक पुरानी मशीन का इस्तेमाल किया। हजारों कोड की पंक्तियां एक मैट्रिक्स की तरह दिखाई दीं, जिनमें से कई में सरकारी एजेंसियों के निर्देशांक और आईपी पतों की सूची थी। वर्णों की श्रृंखलाओं के बीच अमांडा ने रक्षा विभाग का लोगो और प्रोजेक्ट आर्गोस कंट्रोल नोड DC1 शब्द पहचाने। वह समझ गई कि संचालन केंद्र वॉशिंगटन में ही स्थित है। उन्होंने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार किसी को रिपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सबूतों को खुद प्रकाश में लाने के लिए। रास्ते में उन्होंने दृष्टिकोण पर चर्चा की। अमांडा ने एक स्वतंत्र समाचार एजेंसी के माध्यम से डेटा को सार्वजनिक करने का सुझाव दिया, लेकिन विक्रम ने विरोध किया। उसने तर्क दिया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सिस्टम तुरंत सभी प्रतियों को मिटा देगा और स्रोत को ब्लॉक कर देगा। एकमात्र तरीका सीधे संचालन केंद्र के नेटवर्क में घुसपैठ करना, पूरे डेटा को कॉपी करना और इसे एक ही समय में कई चैनलों पर प्रसारित करना था। अमांडा जानती थी कि वह सही कह रहा, किसी तरह अमांडा गा रहा है। वह दोनों की सुरक्षा के लिए चिंतित थी, लेकिन वह यह भी समझती थी कि वे हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। उसने बहुत कुछ खो दिया था, वह मिलर को व्यर्थ में मरने नहीं दे सकती थी। जब वे राजधानी के उपनगरीय इलाके में पहुंचे, तो सब कुछ सावधानी से योजनाबद्ध किया गया था। उन्होंने सुरक्षा परिसर के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया, जहां माना जाता था कि डेटा समन्वय केंद्र है। विक्रम ने आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए एन्क्रिप्टेड चैनलों का उपयोग किया, जबकि अमांडा ने एक बैकअप ट्रांसमिशन लाइन तैयार की। कई घंटों के बाद उन्होंने प्रवेश द्वार पाया, एक डेटा फाइल जिसे मौसम के नक्शे के रूप में प्रच्छन्न किया गया था। अंदर संयुक्त राज्य भर में आर्गोस पहुंच बिंदुओं की एक सूची थी। प्रत्येक बिंदु एक आवासीय क्षेत्र और लाखों व्यक्तिगत डेटा से जुड़ा था। अमांडा ने एक आलोक सिथवुड खींचूट, बूथ एक आर्किड एक सिथवुड के खीट, सांस रोककर प्रदर्शित हो रहे शब्दों को पढ़ा। हर बड़े शहर में कम से कम एक सहायक केंद्र था, जो सूचना प्रवाह को इकट्ठा करने और समायोजित करने के लिए जिम्मेदार था। सिस्टम न केवल अपराधियों की निगरानी कर रहा था, बल्कि इसे चलाने वाले 9 लोगों पर भी नजर रख रहा था। विक्रम ने पूरा डेटा डाउनलोड किया, लेकिन जैसे ही समाप्त हुआ, स्क्रीन टिमटिमाने लगी। एक चेतावनी दिखाई दी, अनधिकृत पहुंच का पता चला, ट्रैकिंग सक्रिय। वह समझ गया कि उनका पता चल गया है।
उसने जल्दी से कनेक्शन काट दिया और डेटा को एक अलग ड्राइव में स्थानांतरित कर दिया। दोनों ने सब कुछ समेटा और सुरक्षा टीम के आने से कुछ मिनट पहले ही अपार्टमेंट छोड़ दिया। वे सड़क पर भीड़ में विलीन हो गए, अपने साथ बचा हुआ एकमात्र सबूत लेकर। अमांडा जानती थी कि वे डेटा को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। उन्हें पकड़े जाने से पहले इसे प्रकाशित करने की जरूरत है। उन्होंने एक पत्रकार से संपर्क किया जिसे वह सेना में सेवा करते समय जानती थी, जो डेटा लीक मामलों पर लिखने में माहिर था। जब वे मिले तो उस आदमी ने उन्हें संदेह की नज़र से देखा, लेकिन फिर भी सुनने के लिए तैयार हो गया। अमांडा ने उसे हार्ड ड्राइव दी, जो कुछ भी हुआ था उसे पूरा बताया। पहले तो उसे विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन जब उसने देखा कि कोड असली है तो वह समझ गया कि यह कोई छोटी बात नहीं है। उसने कहा कि वह पुष्टि करेगा और प्रकाशित करेगा, लेकिन उसे समय चाहिए। वह जानती थी कि समय ही वह चीज है जो उनके पास नहीं है। शाम को जवाब का इंतजार करते हुए वे उपनगर में एक छोटे से कैफे में बैठे। टीवी पर समाचार रक्षा डेटा लीक के संदेह के बारे में बात करने लगे बिना नाम बताए। उसने हवा में डर महसूस किया। आसपास के लोग अनजान लग रहे थे कि जिस दुनिया में वे रह रहे हैं उसे एक अदृश्य मशीन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। विक्रम ने उसे देखा, उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। उसने कहा कि परिणाम चाहे जो भी हो, कम से कम उन्होंने वह किया जो करने की जरूरत थी। वह मुस्कुराई, लेकिन वह जानती थी कि सब कुछ अभी शुरू हुआ है। 1 घंटे बाद उनका फोन बजा। पत्रकार ने बताया कि लेख अगले दिन सुबह प्रकाशित होने के लिए निर्धारित किया गया था। उसने 3 अंतर्राष्ट्रीय सर्वरों पर डेटा का बैकअप ले लिया था। अमांडा ने राहत महसूस की, लेकिन उसी समय कैफे की बिजली चली गई, स्क्रीन काली हो गई। केवल बाहर सड़क पर सायरन की आवाज बची। विक्रम तुरंत समझ गया, आर्गोस ने पता लगा लिया था। उसने तुरंत क्षेत्र छोड़ने का संकेत दिया। जब वे निकले तो दूर पुलिस कारों के सायरन गूंज रहे थे। डेटा लीक की खबर आधे घंटे से भी कम समय में ऑनलाइन फैल गई। पूरे देश में हड़कंप मच गया। सरकार को एक ऐसी निगरानी प्रणाली के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। लेकिन इससे पहले कि जनता प्रतिक्रिया दे पाती, एक विज्ञप्ति जारी की गई। 2 भगोड़े लीक के संदिग्ध वांछित हैं। अमांडा और विक्रम के नाम हर समाचार बुलेटिन में दिखाई दिए। उसने सड़क के किनारे एक दुकान में टीवी स्क्रीन पर अपनी तस्वीर देखी, जिसके नीचे देशद्रोही शब्द लिखा था। यह भावना कड़वी और विडंबनापूर्ण दोनों थी। उसने सच्चाई बताने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और अब वह अपने ही देश की दुश्मन बन गई थी। विक्रम ने धीरे से कहा कि उन्हें तुरंत वॉशिंगटन छोड़ना होगा। उस रात जब वे शहर से निकले तो उन्होंने सुना कि पत्रकार को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेख को कुछ ही घंटों में सिस्टम से हटा दिया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डेटा कई अंतर्राष्ट्रीय सर्वरों पर साझा किया जा चुका था। आर्गोस अब कोई रहस्य नहीं था। अमांडा ने कार की खिड़की से बाहर देखा। राजधानी की रोशनी पीछे धुंधली होती जा रही थी। वह जानती थी कि सब कुछ बदल जाएगा, शायद एक वास्तविक जांच या सिर्फ एक छोटी लहर, इससे पहले कि सब कुछ फिर से ढक दिया जाए। लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, उन्होंने सही काम किया था, और उसके लिए यह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। लंबी सड़क के अंधेरे में विक्रम ने कहा कि अगर वे इस रात बच गए तो कल अलग होगा। अमांडा ने जवाब नहीं दिया, बस दूर देखा, जहां भोर की रोशनी अभी तक दिखाई नहीं दी थी। उसके दिल में कई महीनों में पहली बार एक नाजुक विश्वास था। चाहे दुनिया कुछ भी छिपाने की कोशिश करे, सच्चाई अंततः अपना रास्ता खोज ही लेगी। अगले दिन जब वे राजधानी के उपनगरीय इलाके से निकले तो आसमान एक धुंधले भूरे रंग से ढका हुआ था। लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी, संपर्क करने के लिए कोई नहीं था।
उनके नाम देशद्रोही दो शब्दों से जुड़ गए थे और सरकार की वांछित प्रणाली हर जगह उनकी तलाश कर रही थी। हर गैस स्टेशन, मोटल और चेक पॉइंट पर चेहरे के डेटा से स्कैन किया जा रहा था। अमांडा इसे किसी से भी बेहतर समझती थी। वह कभी दूसरी तरफ थी, उसने इसी तरह के तलाशी अभियान चलाए थे। अब वह उन लोगों की तरह जी रही थी जिनका उसने कभी शिकार किया था। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था। उसने सोचा कि क्या उसे डर लग रहा है या वह बस किसी पर भरोसा न किए जाने का आदी हो गया है। वे कई राज्यों से होकर गुजरे, लगातार अपना मार्ग बदलते रहे। शुरुआती दिनों में वे आपसे साथी था करके आपसे बेनिता था तनाव में रहते थे। हमेशा रियर व्यू मिरर देखते रहते थे। हमेशा पीछे से आने वाली अजीब कारों की आवाज से सावधान रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ अलग महसूस करना शुरू कर दिया। कई जगहों पर लोगों ने आर्गोस लीक के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। भले ही मुख्यधारा का मीडिया इनकार कर रहा था, स्वतंत्र समाचार साइटें अभी भी उस डेटा की प्रतियां फैला रही थीं जिसे पत्रकार ने गिरफ्तार होने से पहले प्रसारित किया था। कुछ कोड के टुकड़े, चित्र और सिस्टम आरेख व्यापक रूप से प्रकाशित किए गए थे। प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि यह वास्तविक था। सोशल मीडिया पर उबाल आ गया। न्यूयॉर्क से सिएटल तक हजारों लोग जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। सरकार को दस्तावेजों की प्रामाणिकता की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति की स्थापना की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमांडा ने यह खबर टेक्सास के एक छोटे से गैस स्टेशन के रेडियो पर सुनी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक दरवाज़ा खोल दिया हो, लेकिन उम्मीद के साथ डर भी था। वह जानती थी कि सिस्टम आसानी से नहीं गिरेगा। आर्गोस को उजागर किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे के लोग अभी भी वहीं थे, सत्ता के स्तरों में छिपे हुए, नाम बदलकर, शांत समय का इंतजार कर रहे थे ताकि वापस आ सकें। विक्रम यह समझता था, इसीलिए वह खबर सुनकर खुश नहीं हुआ। उसने बस एक छोटा वाक्य कहा, हम अभी आधे रास्ते पर हैं। अमांडा ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि वह सही है। उनके पास अब कोई मिशन नहीं था, कोई पद नहीं था, लेकिन उनके अस्तित्व का एक कारण अभी भी था। एकमात्र बची हुई चीज की रक्षा करना, सच्चाई। एक दोपहर जब वे सड़क के किनारे एक भोजनालय में रुके तो एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया और मेज पर एक अखबार रखा। पहले पन्ने पर उनकी तस्वीर थी, जो एक सुरक्षा कैमरे से ली गई थी, जिसके नीचे अमेरिका के गद्दार लिखा था। लेकिन निंदा करने के बजाय उस आदमी ने बस धीरे से कहा, बहुत से लोग टीवी पर जो कहते हैं उस पर विश्वास नहीं करते। सही काम करने की हिम्मत करने के लिए धन्यवाद। फिर वह चला गया। अमांडा ने उसे जाते हुए देखा। उसका दिल भर आया। जब से यह सब शुरू हुआ था, पहली बार उसे लगा कि वह पूरी तरह से अकेली नहीं है। उस शाम वे जंगल में एक छोटे से लकड़ी के केबिन में रुके। रात की हवा दरवाजे की दरार से आ रही थी, जिसमें सड़ी पत्तियों की नम गंध थी। अमांडा अपने लैपटॉप के सामने बैठी बचे हुए डेटा फाइलों को फिर से खोल रही थी। विक्रम प्रौद्योगिकी नेटवर्क में कुछ अनाम लोगों के साथ संपर्क में रहने के लिए पुराने सिग्नल ट्रांसमीटर को ठीक कर रहा था। उन्हें जानकारी मिली कि आर्गोस का एक हिस्सा अभी भी काम कर रहा है, एरिज़ोना में एक सहायक केंद्र जहां ऑपरेटिंग डेटा की एक प्रति संग्रहीत थी। अमांडा चुप रही। वह जानती थी कि अगर वे उस केंद्र को नष्ट कर देते तो सिस्टम पूरी तरह से पंगु हो जाता। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उन्हें खतरे के घेरे में लौटना होगा। विक्रम ने उसे देखा और कहा कि केवल दो विकल्प हैं, गायब हो जाना और सब कुछ जाने देना, या वापस जाकर इसे खत्म करना। वह धीरे से मुस्कुराई, यह जानते हुए कि वह कभी भी पहला विकल्प नहीं चुनेगा। वे एक बार फिर निकल पड़े। इस बार कोई विस्तृत योजना नहीं थी, केवल एक ही लक्ष्य था। जब वे एरिज़ोना के पास पहुंचे
तो उन्होंने महसूस किया कि घेरा कस रहा है। चेक पॉइंट घने हो गए। कई क्षेत्रों में संघीय पुलिस दिखाई दी। अमांडा जानती थी कि वह रेड लिस्ट में है। उसने सोचा कि क्या वे पकड़े जाने से पहले समय पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे अब डर नहीं लग रहा था। आखिरकार एकमात्र चीज जिसका उसे पछतावा था वह यह था कि उसने उस पर पहले विश्वास नहीं किया था। लोगों को उनकी राष्ट्रीयता या सैन्य रैंक के बजाय उनके सार से देखना नहीं सीखा था। विक्रम चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, उसकी आंखों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। जब वे टक्सन के पास रेगिस्तानी इलाके में पहुंचे तो उन्होंने सहायक केंद्र से एक संकेत का पता लगाया। विक्रम को सटीक स्थान का पता लगाने में कई घंटे लगे। एक पुराना भवन जो कभी वायुसेना के अड्डे का हिस्सा था। अंदर उसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा के अनुसार सर्वर सिस्टम अभी भी काम कर रहा था। अमांडा ने अलग होने का सुझाव दिया। वह सुरक्षा बलों को आकर्षित करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करेगी, जबकि वह डेटा को नष्ट करने के लिए घुसपैठ करेगा। वह सहमत नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा, अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करूंगी। यह वाक्य शांत स्थान के बीच गूंज उठा। अब पहले की तरह एक मजाक नहीं, बल्कि एक सच्चा वादा, जिसमें वह सारा विश्वास और कृतज्ञता थी जिसे उसने कभी शब्दों में नहीं कहा था। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। योजना आधी रात के ठीक बाद शुरू हुई। अमांडा ने दक्षिणी क्षेत्र में शोर मचाया, जिससे गार्ड बिखर गए। विक्रम केंद्र में घुस गया, अपनी मशीन को सिस्टम से जोड़ा। जब अंतिम कमांड लाइन दिखाई दी तो उसने पहली बार आर्गोस की संरचना देखी। लाखों डेटा बिंदु एक विशाल तंत्रिका नेटवर्क की तरह टिमटिमा रहे थे। उसने विनाश कोड अपलोड किया, पुष्टि श्रृंखला दर्ज की और फिर उसे भेजा। एक पल में पूरा सिस्टम बंद हो गया। सर्वर एक साथ बंद हो गए। कहीं और नियंत्रण स्क्रीन ने संकेत खो दिया। आर्गोस ढह गया, लेकिन उसी समय पूरे क्षेत्र में अलार्म बजने लगे। अमांडा ने देखा कि हेडलाइट्स उसकी ओर आ रही हैं। बख्तरबंद वाहनों की आवाज पास आ रही है। वह जानती थी कि उनके पास समय नहीं है। विक्रम मूल कोड वाली हार्ड ड्राइव लेकर बाहर भागा। यह एकमात्र सबूत था कि आर्गोस मौजूद था और नष्ट हो गया था। वे रात में गाड़ी चलाकर निकल गए। पीछे केंद्र से उठता हुआ धुएं का एक स्तंभ था। जब वे राज्य की सीमा पर पहुंचे तो विक्रम के कंप्यूटर ने एक अंतिम संकेत उत्सर्जित किया। डेटा दुनिया भर के स्वचालित सर्वरों पर बैकअप ले लिया गया था। एक बार जब वह नेटवर्क सक्रिय हो गया तो कोई भी उसे मिटा नहीं सकता था। आर्गोस के ढहने की खबर कुछ ही दिनों में पूरे अमेरिका में फैल गई। मीडिया चैनलों ने अराजक रूप से रिपोर्ट की। सरकार ने निगरानी प्रणाली में एक तकनीकी खराबी की घोषणा की, लेकिन स्वतंत्र विशेषज्ञों ने सच्चाई की पुष्टि की। अधिकारियों की एक श्रृंखला की जांच की गई, प्रौद्योगिकी निगमों की छानबीन की गई। समाज हिल गया। उस लहर के बीच अमांडा कोल और विक्रम सिंह राठौर, दो नामों का उल्लेख हर जगह अनाम व्हिसलब्लोअर के रूप में किया गया। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं, केवल यह कि वे कभी अस्तित्व में थे। उन्होंने वह करने की हिम्मत की थी जो कोई और करने की हिम्मत नहीं करता था। कई महीनों बाद ओरेगन के एक छोटे से तटीय शहर में दो लोगों ने देवदार के जंगल के बगल में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। उन्होंने अपने असली नामों का इस्तेमाल नहीं किया, चुपचाप रहते थे, सभी कनेक्शनों से दूर। अमांडा गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। विक्रम एक मैकेनिक की दुकान में काम करता था। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। कभी कभी एक कैफे के पास से गुजरते हुए वह लोगों को आर्गोस मामले के बारे में एक पुरानी कहानी की तरह बात करते हुए सुनती थी, जिसमें थोड़ी सी किंवदंती मिली हुई थी। कुछ ने कहा कि यह एक झूठ था, कुछ ने माना कि यह सच था। उसने नहीं समझाया। उसने बस समुद्र की ओर देखा, यह जानते हुए कि सच्चाई को कभी-कभी किताबों में लिखे जाने की जरूरत नहीं होती,
बस उन लोगों की याद में रखे जाने की जरूरत होती है जो जानते थे कि वे सही थे। एक दोपहर जब सूरज पहाड़ की श्रृंखला पर झुका, विक्रम ने मेज पर एक पुराना अखबार रखा। पहले पन्ने पर एक नए कानून के पारित होने की खबर थी, व्यक्तिगत गोपनीयता संरक्षण अधिनियम, जो सभी प्रकार की अनधिकृत निगरानी पर रोक लगाता था। नीचे एक उद्धरण था, किसी को भी सुरक्षा के नाम पर दूसरे की आत्मा में झांकने का अधिकार नहीं है। अमांडा ने धीरे धीरे हर शब्द पढ़ा। आंसू चुपचाप बह निकले। उसे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं थी, बस यह जानना था कि मिलर मार्क और जो लोग गिर गए थे वे व्यर्थ नहीं थे। शाम को वे घर के बरामदे पर बैठे लहरों की आवाज सुन रहे थे। समुद्र से हवा चली जिसमें नमक और देवदार की लकड़ी की गंध थी। उसने बगल में बैठे उस आदमी को देखा जिसे कभी तुच्छ समझा गया था, जिसे कभी बाहरी माना जाता था, लेकिन अंत में वही एकमात्र व्यक्ति था जिसने खुद को नहीं खोया। उसने धीरे से कहा कि अगर किसी दिन यह दुनिया सब कुछ भूल जाए तो भी वह याद रखना चाहेगी कि एक भारतीय अमेरिका आया था, जगह बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि साहस की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। उसने जवाब नहीं दिया, बस दूर देखा जहां चांदनी पानी की सतह पर प्रतिबिंबित हो रही थी। उस क्षण में दुनिया का सारा शोर गायब हो गया। वे युद्ध से गुजरे थे, विश्वासघात से, अपने ही डर से, और फिर सबसे सरल चीज पाई, विवेक की शांति। जब रात हुई तो अमांडा ने अपनी छोटी सी नोटबुक में कुछ अंतिम पंक्तियां लिखीं। न्याय वह चीज नहीं है जो लोग एक दूसरे को देते हैं, बल्कि वह है जिसे हर किसी को अपने दिल में रखना चाहिए। अगर कल यह दुनिया फिर से वही पुरानी गलती दोहराती है तो उम्मीद है कि कोई खड़ा होगा जैसे हमने कभी किया था। उसने नोटबुक बंद की और मुस्कुराई। बाहर समुद्र अभी भी फुसफुसा रहा था, जैसे दो अनाम लोगों की कहानी सुना रहा हो जो कभी अस्तित्व में थे, जिन्होंने कभी सुरक्षा के बजाय सच्चाई को चुनने की हिम्मत की थी। और मानवता के विशाल अंधेरे के बीच वह छोटी सी रोशनी अभी भी यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त थी कि कोई भी प्रणाली, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मानव हृदय को नियंत्रित नहीं कर सकती जब वह प्यार करना और सही में विश्वास करना जानता है। प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को देखा, सुना और इसके साथ यात्रा की। आपकी हर साझा, हर नज़र, हर भावना जो आपने इस रचना को दी है, वह हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो हमें और अधिक रचनात्मक होने और अच्छे मूल्यों को फैलाने में मदद करती है। यह कहानी केवल सच्चाई की तलाश में दो लोगों की यात्रा नहीं है, बल्कि साहस, विश्वास और विवेक के साथ जीने की आकांक्षा का प्रतिबिंब भी है। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सच्चाई और मानवता की रोशनी हमेशा इंसान के दिल में मौजूद रहती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि लाइक करके, नीचे टिप्पणी करके, अपनी भावनाओं को साझा करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें ताकि आप अगली कहानियों से न चूकें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है जो हमें बेहतर बनाने और अधिक सार्थक रचनाएं लाने में मदद करती है। एक बार फिर इस यात्रा में सुनने और साथ देने के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य, शांति और आपके दिलों में हमेशा अच्छाई में विश्वास बनाए रखने की कामना करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आप सब कहां से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपके दिल को छू गई या आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया? अपनी राय हमारे साथ साझा करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार जहां भी रहें, हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। हमें आपकी कहानी सुनने का इंतजार रहेगा।